Hello, my dear students. You are most welcome on WS Academy. This is Modern History Lecture. इसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया 1914 में और नेशनलिस्ट रेस्पॉन्स क्या था। तो उसमें हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, बाकी भी। तो उससे पहले हमने एक्सट्रीमिस्ट्स का पढ़ा, रेवोल्यूशनरीज़ का पढ़ा। तो इसमें जब वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, हमने देखा कि कैसे डिफरेंट अलग तीन टाइप्स का रेस्पॉन्स दिया नेशनलिस्ट्स ने। और उसके बाद जो है उनको गलत फहमी थी कि वॉर ख़त्म होने के बाद हमें कुछ मिलेगा। तो होम रूल लीग्स का हमने पढ़ा, हमने एनी बेसेंट तिलक ने जो कंट्रीब्यूशन दिया उसका पढ़ा। आज का जो लेक्चर है इसमें हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ गांधी। महात्मा गांधी जब क्या किया, इमरजेंस ऑफ गांधी, जब महात्मा गांधी इंडिया के पॉलिटिक्स में आ गए, जब वो फील्ड में आ गए। बेसिकली महात्मा गांधी हिंदुस्तान में पहले नहीं थे, वो साउथ अफ्रीका में थे, किसी केस के सिलसिले में वहाँ गए थे। तो यहाँ पे आके फिर उन्होंने क्या क्या किया, कौन से मूवमेंट स्टार्ट की, क्या क्या इक़दाम उठाए, वो हम आज के चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले आपको देखना है कि द इंडियन स्ट्रगल अगेंस्ट इम्पेरियलिज्म टुक अ डिसिसिव टर्न टुवर्ड्स अ ब्रॉड बेस्ड पॉपुलर स्ट्रगल विद द इमरजेंस ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी ऑन द इंडियन पॉलिटिकल सीन। तो बेसिकली अभी हमने पढ़े थे मॉडरेट्स का क्या तरीका था, आपको पता है वो ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व नहीं करते थे। फिर एक्सट्रीमिस्ट्स ने जो फेस्टिवल्स को यूज़ किया, मेलास को यूज़ किया, क्योंकि वो लोगों पे भरोसा बहुत का, वो बोलते थे कि लोगों में पावर होता है। और रेवोल्यूशनरीज हीरोइक एक्ट्स करते थे। लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी, इसने क्या किया, इसकी जो स्ट्रगल होती थी, इसने जो मूवमेंट स्टार्ट की, उसमें लोगों ने साथ दिया बहुत ज़्यादा। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि मॉडरेट्स, एक्सट्रीमिस्ट या रेवोल्यूशनरीज ने कोई काम नहीं किया, ये उनका ही किया कराया था। उन्होंने ही जब फाउंडेशन बना के रखी थी, उन्होंने ही लोगों को एजुकेट करके रखा था, उन्होंने ही लोगों में अवेयरनेस पैदा करके रखी थी, जिसकी वजह से गांधी जी ने फिर डिफरेंट मूवमेंट्स को स्टार्ट कर पाया। वाई नेशनलिस्ट रिसर्जेंस नाउ, ठीक है। तो बेसिकली आपको पता है होम रूल लीग के टाइम मैंने आपको बताया, जब एनी बेसेंट ने भी प्रेशराइज़ किया बहुत ज़्यादा, उसने भी कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स और जो है उसने अपने न्यूज़पेपर्स इस्तेमाल किए, या तिलक ने। तो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस उठी और बहुत फिर से लोग एक्टिव हो गए। लेकिन उसके बाद जब 1919 एक्ट, मैंने आपको कल भी पढ़ाया, 1919 एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। तो फिर इस एक्ट के बाद तो थोड़ा सा साइलेंस होना चाहिए। फिर से क्यों ये रिसर्जेंस हो गया, फिर से नेशनलिस्ट्स क्यों उठे, तो यही हम देखेंगे ऐसा क्यों हुआ। सबसे पहला आपको याद रखना है पोस्ट वॉर हार्डरशिप्स। बेसिकली जब वॉर ख़त्म हुआ, जब वॉर 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 में ख़त्म हुआ, तकरीबन 1919 तक, तो वॉर में ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा पैसे ज़ाया हो गए उनके, लॉस ऑफ लाइव्स एंड लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, लॉस ऑफ ट्रेजरी फंड्स। और उससे क्या हो गया, उन्होंने टैक्सेशन ज़्यादा की, उन्होंने रेवेन्यू ज़्यादा लिया, उन्होंने प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो गया। तो सबसे पहले आप देखो इंडस्ट्री में क्या हुआ। इंडस्ट्री फर्स्ट एन इंक्रीज इन प्राइसेस, देन अ रिसेशन कपल्ड विद इंक्रीज्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट ब्रॉट मेनी इंडस्ट्रीज टू द ब्रिंक ऑफ क्लोजर एंड लॉस। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो डिमांड बढ़ गई चीज़ों की, क्योंकि चीज़ें ज़्यादा ज़रूरत लगती थी, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई, उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेके वो चीज़ें बनानी स्टार्ट की। लेकिन जब वॉर ख़त्म हुआ तो उन चीज़ों की डिमांड ख़त्म हो गई, तो एट अ टाइम वो कोलैप्स हो गई। तो ये एक रीज़न था कि फिर से रिसर्जेंस हो गया। वर्कर्स एंड आर्टिजन्स, दिस सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड बोर द बर्डन ऑफ द हाई प्राइसेस। इन्होंने देखा कि कैसे बेरोज़गारी हो रही थी और बहुत ज़्यादा चीज़ों के प्राइसेस ऑलरेडी ज़्यादा थे, इनको रोज़गार नहीं था, इनके जो अपने कामकाज थे उससे भी दो चार होना पड़ा, तो इनको भी मुश्किल टाइम लगा। Peasantry faced high taxation with poverty. The peasants waited for a lead to protest. जो peasants थे, इनकी टैक्सेस इंक्रीज कर दिए गए, ये ऑलरेडी गरीब थे और गरीबी बढ़ गई, तो पीजेंट्स वेट कर रहे थे कोई हमें लीड करना चाहे हम प्रोटेस्ट करेंगे। सोल्जर्स हु रिटर्नड फ्रॉम द बैटल फील्ड्स अब्रॉड गेव एन आइडिया ऑफ देयर एक्सपीरियंस टू द रूरल फॉक। जो सोल्जर्स थे ना, जो खासतौर की इंडियन स्पॉइज थे,
जिनको ब्रिटिशर्स ने फर्स्ट वर्ल्ड वार के लिए बाहर लिया था, तो जो वापस आ गए बाहर से बच के वापस आ गए, तो उन्होंने जब वो अपने इलाके में गए, अपने गांव में गए, तो उन्होंने उनको बताया कि बाहर कैसा रहन सहन है, बाहर के लोग कैसे एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, बाहर के लोगों को कितनी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो इन्होंने समझाया लोगों को कि तो उसके बरक्स हमारे यहाँ देखो हम पे कितना जुल्म हो रहा है। ठीक है। Educated urban classes. This section was facing unemployment as well as suffering from an acute awareness of racism in the attitude of British. जो अब educated urban class थी, एक इनमें क्या था कि इनको समझ आया था कि जो ब्रिटिश है ये हमें इन्फीरियर समझते हैं और इनका एटीट्यूड हमारी तरफ सही नहीं है। और जो एजुकेटेड इंडियन क्लास थी ये अपने बच्चों को भी बहुत ठीक ठाक तरीके से पढ़ाती थी, लेकिन इंडियंस को ये एम्प्लॉयमेंट नहीं देते थे। ये अच्छे पोस्ट अपने ब्रिटिशर्स के लिए रखते थे। तो यूरोपियंस को जॉब यहाँ पे अच्छी खासी मिलती थी, लेकिन इंडियंस को नहीं मिलती थी, तो इस वजह से इनको भी गुस्सा था। तो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हमने देखा कि क्यों वो चाहते थे हमें फिर से कोई लीड करे, हमें प्रोटेस्ट करना है। तो इसमें हमने सबसे पहले किसका देखा, हमने देखा इंडस्ट्री में क्या हुआ था, क्योंकि पहले वॉर की वजह से डिमांड इंक्रीज़ हो गई, फिर अचानक ख़त्म हो गई। वर्कर और आर्टिजन्स, इनके पास कोई काम नहीं था। पीजेंट्स को टैक्स इंक्रीज़ कर दिए गए। सोल्जर्स ने बाहर देखा कितना अच्छा है, तो हमारे साथ क्या हो रहा है। एजुकेटेड अर्बन क्लासेस जो है उनको अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ा, और उनको ब्रिटिश की जो सुपीरियर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ने क्रिएट किया था उसका भी पता चला। राइट, ओके। तो इसके बाद एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल गेन्स फॉर कोऑपरेशन इन द वॉर। तो अब नेशनलिस्ट्स में मैंने आपको बताया था मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट्स दोनों ने सपोर्ट किया था ब्रिटिशर्स को। इनको क्या लगा था, हमें फिर ये क्या करेंगे, ये हमें कुछ इसके एवज जो है हमें कुछ हमारी डिमांड्स फुलफिल करेंगे और हमें कुछ कंसेशन देंगे। तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत कुछ। आफ्टर द वार देयर वर हाई एक्सपेक्टेशंस ऑफ पॉलिटिकल गेन्स फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड दिस टू कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द चार्ज्ड एटमॉस्फेयर इन द कंट्री। क्योंकि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो इंडियंस को लगा था अब हम इनको एहसास होगा कि इन्होंने हमें वॉर में सपोर्ट किया इंडियंस ने, अब हमें इनको क्या करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, इनको सेल्फ गवर्नमेंट देनी चाहिए। तो इनको एक एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन जो कि हुआ नहीं, ब्रिटिशर्स ने कुछ दिया नहीं, तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इंडियंस को। तो ये बोल रहे थे कि हम एक और मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें कोई लीड करना चाहिए। यहाँ तक समझ आया। नेशनलिस्टिक डिसइल्यूजनमेंट विद इम्पीरियलिज्म वर्ल्ड वाइड। ठीक है। द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस एंड द अदर पीस ट्रीटीज दैट द imperialist powers had no intention of losing their hold over the colonies. In fact, they went on to divide the colonies of the vanquished powers among themselves. अब फर्स्ट वर्ल्ड वार जब ख़त्म हुआ तो इन्होंने क्या देखा, अब जिस ग्रुप ने वॉर जीता, इन्होंने देखा कि जो जितने भी उस ग्रुप में कंट्रीज़ थी वो अपनी, या जो जिसने हारा भी, उन्होंने कॉलोनीज़ को डिवाइड किया आपस में। ये नहीं कि किसी कॉलोनी को छोड़ा, उनको अपनी हुकूमत दे दी, नहीं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया। अलबत्ता इन्होंने और कॉलोनीज़ बनाई और उन कॉलोनीज़ को डिवाइड किया आपस में। ठीक है। तो इंडियंस को समझ आया ये तो हमारे बिल्कुल ऑपोजिट ही जा रहे हैं, ये तो और कॉलोनीज़ को डिवाइड कर रहे हैं, ये हमें कहाँ छोड़ देंगे। ठीक है। तो दैट मीन्स ये अपनी इंटरेस्ट्स के लिए वॉर लड़ रहे हैं, इंडियंस को कुछ अच्छा देने के लिए नहीं। राइट। इसी के साथ साथ यहाँ से इम्पैक्ट ऑफ रशियन रेवोल्यूशन जो हुआ, कब हुआ, 1917 में, 7 नवंबर 1917 में रशिया में रेवोल्यूशन आया है, बहुत खतरनाक वाला रेवोल्यूशन। ठीक है। द बोल्शेविक पार्टी ऑफ वर्कर्स ओवरथ्रू द czarist regime and founded the first socialistic state, the Soviet Union, under the leadership of Vladimir Ilyich, और इसको हम लेनिन भी बोलते हैं, व्लादिमीर लेनिन। तो बेसिकली वहाँ पे सिजार था, जारिस्ट रिजीम हम उसको बोलते हैं। ये बहुत एक ख़तरनाक था, ये बहुत एक्सप्लॉइट कर रहा था। तो फिर एक बोल्शेविक पार्टी वर्कर जो है उन्होंने रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। तो रशियन में जो रेवोल्यूशन आया रशिया में 1917 में, इन्होंने इस सिजारिस्ट रिजीम को ख़त्म कर दिया, उसको फेंका, और वहाँ पे किसका रूल आया, लेनिन का रूल आया। लेनिन का आपने बहुत पढ़ा होगा। इसने क्या किया, इसने सोशलिस्टिक स्टेट बनाई। मतलब सोशलिस्टिक स्टेट में क्या होता है, गवर्नमेंट के अंदर हर एक चीज़ होती है कि गवर्नमेंट क्या करती है, गरीबों का ख्याल रखती है,
डिसेबिलिटी का ख्याल रखती है, कमज़ोरों का ख्याल रखती है, और वो ये देखती है कि हर एक को अच्छे से हर एक चीज़ मिले, ठीक है। क्योंकि कैपिटलिज्म में क्या होता है, जब प्राइवेटाइजेशन सिर्फ होती है तो उसमें सिर्फ वो चीज़ खरीद सकता है जिसके पास पैसे हैं, लेकिन सोशलिज्म में क्या होता है, गवर्नमेंट देखता है किसके पास पैसे नहीं है उसको भी दे दे फ्री, ठीक है। तो वहाँ पे सोशलिस्टिक एक स्टेट बनी। तो रशिया एक रेवोल्यूशन जो था वो इंस्पिरेशन था इंडियंस के लिए या बाकी कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि इन्होंने जो वो सख्ती वाला जो रिगीम था उसको फेंका और रेवोल्यूशन लाया और वहाँ पे सोशलिस्टिक यूनियन बनाया। The Soviet Union unilaterally renounced the Tsarist imperialistic rights in China and the rest of the Asia, gave rights of self-determination to the former Tsarist colonies of Asia and gave equal status to the Asian nationalities within borders. अब जो ये sorry if I am pronouncing it wrong, जो ये रिगीम थी ना ऑलरेडी वहाँ चल रही थी, एक जब इन्होंने रेवोल्यूशन वहाँ पे लाया, जब इन्होंने इसको फेंका तो उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, अब ये वाली गवर्नमेंट जिसको इन्होंने फेंका, ये जो ज़ारिस्ट रिगीम थी, इन्होंने भी बहुत सारी कॉलोनीज़ बनाई थी, ठीक है। तो जब ये इसको ओवरथ्रो किया गया, इन्होंने इन कॉलोनीज़ को आज़ादी दी, ठीक है। रशिया ने इन कॉलोनीज़ को आज़ादी दी और बोला कि आप अपने तरीके से क्या करो, अपने तरीके से गवर्नमेंट बनाओ और अपने तरीके से हुकूमत करो। तो उससे क्या हुआ कि इंडियंस को लगा कि देखो रशिया वालों ने रेवोल्यूशन लाया और कॉलोनीज़ को भी छोड़ा, अब देखो वो खुद मुख्तार हो गए, ठीक। उसके बाद है मोंटेगो चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट, या इसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसके बारे में मैंने आपको कल पढ़ा है। मोंटेगो कौन था, मोंटेगो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, चेमल्सफोर्ड कौन था, वाइसरॉय था, गवर्नर जनरल था। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो है ये इन्हीं के रिफॉर्म्स के बेसिस पे बनाया गया। मैंने आपको ये बताया है कि मैं आपको क्या करूँगी, ये एक्ट्स में अलग से पढ़ाऊँगी, लेकिन आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको 1909 वाला एक्ट बताया था। इस 1909 एक्ट में आपको मैंने बोला था एक बात याद रखने के लिए, इसमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक है, कम्युनल इलेक्टोरेट भी हम इसको बोलते हैं। इस 1909 एक्ट के बाद 1919 एक्ट आया, ठीक है, यही वाला एक्ट 1919 वाला एक्ट। इसमें आपको सिर्फ एक बात यहाँ पे याद रखनी है, इसमें डायआर्की का कॉन्सेप्ट, डायआर्की वाला कॉन्सेप्ट लाया गया। डायआर्की क्या होता है, दो की हुकूमत, दो की गवर्नमेंट। तो इन्होंने प्रोविंसेस में जो जैसे आज है ना सेंटर और स्टेट, उस टाइम सेंटर और प्रोविंसेस होते थे, इन्होंने प्रोविंसेस जो कि आज के स्टेट्स हैं, प्रोविंसेस में इन्होंने दो तरह के जो है एडमिनिस्ट्रेशन रखी, एक गवर्नर के अंडर और दूसरे मिनिस्टर्स, ठीक है। और मिनिस्टर्स को आंसर देना पड़ता था, लेकिन गवर्नर जो मर्जी चाहे वो कर सकता था, इसको कोई आंसर नहीं देना पड़ता था। अब जो ये दो काम कर रहे थे इसी को हम डायआर्की बोलते हैं। तो ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, याद रख लेना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1919 वाला, इसने डायआर्की लाई, ठीक है, दो का रूल, कहाँ पे, प्रोविंशियल लेवल पे, प्रोविंसेस पे, ठीक। बस आपको यहाँ पे इतना ही याद रखना है, क्यों, क्योंकि आगे मैं बाकी आपको पढ़ाऊँगी। देखो अब इंडियंस बोल रहे थे कि 1919 में हमें क्या मिलेगा, वॉर में हेल्प करने के लिए कुछ अच्छा मिलेगा, लेकिन इनको क्या किया गया, इनको कैरेट एंड स्टिक रूल फिर से ब्रिटिशर्स ने अपनाया। कैसे, कैरेट किस फॉर्म में दिया, 1919 एक्ट वाले फॉर्म में कैरेट दिया। स्टिक किस फॉर्म में दिया, स्टिक रोल आउट एक्ट के फॉर्म में दिया। रोल आउट एक्ट क्या है मैं आपको पढ़ाऊंगी। तो ये खतरनाक एक्ट था, इसके फॉर्म में स्टिक दिया रोल आउट एक्ट के फॉर्म में, और कैरेट किस फॉर्म में दी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि उसमें कुछ प्रोविजंस थे 1919 एक्ट में, जिसमें जैसे कुछ इंडियंस को लिया गया, उसमें जो है बजट अलग अलग लेवल्स पे रखे गए, उसमें कुछ इलेक्शंस हुए, डायरेक्ट इलेक्शंस का प्रोविज़न रखा गया, बहुत सारे प्रोविजंस में रखे गए जो कि हम पढ़ेंगे अलग से एक्ट्स वाले सेक्शन में। लेकिन आपको यहाँ पे याद रखना है 1919 एक्ट जो है उसमें डायआर्की लाई गई थी प्रोविंशियल लेवल पे, जिसके खिलाफ बहुत ज़्यादा इंडियंस हो गए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब कैरेट ने 1919 फॉर्म में लाया था, लेकिन स्टिक क्या लाई, रोल आउट एक्ट, उससे इनको मारा, मतलब स्टिक सॉर्ट ऑफ के सप्रेशन। तो ये रोल आउट एक्ट जो है इसको हम ब्लैक एक्ट भी बोलते हैं। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है कि मोंटेगो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इसने एक स्टेटमेंट दिया था अगस्त 1917 में। उसी स्टेटमेंट को फुलफिल करने के लिए इन्होंने ये एक्ट लाया, जिनको ये मोंटेगो चेमल्सफोर्ड रिफॉर्म भी बोलते हैं, मोंटेगो रिफॉर्म भी बोलते हैं, या इसको गवर्नमेंट ऑफ, उसी के बेस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया। उसके मेन फीचर्स हम तो अभी सारे नहीं पढ़ेंगे, हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि सबसे पहला चीज़ इसमें क्या था, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी ना, प्रोविंसेस में, उसमें डायआर्की लाई गई, ठीक है, मतलब डायआर्की मतलब होता है रूल ऑफ टू।
ठीक है, रूल ऑफ 2 यहाँ पे लिखे। एक तो था एग्जीक्यूटिव काउंसलर और पॉपुलर मिनिस्टर्स, मतलब जो मिनिस्टर्स थे वो इंडियन होते थे और उनको आंसर देना पड़ता था, लेकिन जो गवर्नर के एग्जीक्यूटिव्स थे उनको आंसर नहीं करना पड़ता था। ठीक है, और इसमें जो सब्जेक्ट्स है वो 2 लिस्ट्स में बांटे गए, रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर सब्जेक्ट्स। ठीक है, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर सब, जैसे अभी 3 लिस्ट्स हैं तो वहाँ पे भी 2 लिस्ट्स बनाए गए, रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स उस एक्ट के द्वारा। और जो ये रिजर्व सब्जेक्ट्स है ना, रिजर्व सब्जेक्ट्स गवर्नर इन पे काम करता था रिजर्व सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि उसको जवाब नहीं देना पड़ता था और इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स, इम्पॉर्टेंट आइटम्स इसी रिजर्व लिस्ट में रखा गया था। और जो ट्रांसफर सब्जेक्ट है, ट्रांसफर लिस्ट था, उसमें वो आइटम्स थे जो कि इंडियन मिनिस्टर्स कर सकते थे, लेकिन उनको जो है उनको आंसर देना पड़ता था। और अगर मिनिस्टर्स के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता तो उनको रिज़ाइन भी करना पड़ता था। तो इन्होंने ज़्यादा पावर गवर्नर को रखा, उसको जवाबदेही भी नहीं थी। इन्होंने डायर की लाई प्रोविंसेस पे, डायर की मतलब रूल ऑफ 2, एक तो मिनिस्टर्स और गवर्नर, और उन्होंने आइटम्स, जितने भी आइटम्स है जिन पे काम करना होता है उनको 2 लिस्ट्स में डाला, एक तो रिजर्व लिस्ट और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट। In case of failure of constitutional machinery in the provinces, the governor could take over the administration of ट्रांसफर सब्जेक्ट्स आल्सो। अगर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होती तो फिर गवर्नर ट्रांसफर्ड लिस्ट पे भी ये लॉ बना सकता था। बाकी हम इसको अलग से पढ़ाऊंगी मैं एक्ट को, आप बस इतना ही याद रखो। और जो 1919 में कम्युनल इलेक्टोरेट लाया गया था ना, जो मुस्लिम्स को दिया गया था, उसको और एक्सटेंड किया गया, उसको क्या किया, और एक्सटेंड किया गया। और औरतों को भी राइट टू वोट दिया गया, कम लोगों को राइट टू वोट था, उसमें औरतों को भी दिया गया। इस एक्ट में ये भी बोला गया था कि जो वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें 8 मेंबर्स होते थे, उसमें बताया गया 3 इनमें से इंडियंस होने चाहिए। ठीक है, तो ये कैरेट इन द फॉर्म ऑफ कैरेट पेश किया गया, तो 8 में से 3 इंडियंस होने चाहिए वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में। कुछ मैं मोटी मोटी चीज़ें बोलती हूँ इस एक्ट की जो मैंने आपको बोली। एक तो डायर की लाई गई, और 2 रिजर्व्ड और ट्रांसफर सब्जेक्ट्स, और उसमें क्या मैंने बोला, और अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गई तो गवर्नर उन पे भी लॉ बना सकता था। वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो 8 मेंबर्स होते हैं इनमें से 3 इंडियंस होने चाहिए, ये लाया इन्होंने। और उसमें कम्युनल इलेक्टोरेट इस एक्ट ने बढ़ा दिया उसको। इसने बाइक कैमरल अरेंजमेंट लाया है। बाइक कैमरल अरेंजमेंट मतलब 2 हाउसेज, लोअर हाउस और अपर हाउस, उससे पहले नहीं हुआ करता था। बाइक कैमरल मतलब बाइक कैमरलाइजेशन वो होता है जिसमें 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, तो बाइक कैमरलिज्म भी 1919 एक्ट वाले ने ही लाया। राइट, अब ये जो 1919 वाला एक्ट है, ये तो एज अ कैरेट पेश किया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे। मतलब ये आपको तब ज़्यादा समझ आएगा जब हम अच्छे से इस एक्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पे आप याद रखना, अभी तो वोटिंग राइट नहीं था ना हर एक इंडियन को, कुछ लिमिटेड पॉपुलेशन को वोटिंग राइट था। ठीक है, कुछ जो अपर क्लासेस थे, जो टैक्स पेयर्स थे, बहुत कम लोगों को वोटिंग राइट था। तो फिर फ़ायदा क्या था इसका? और लेजिस्लेचर का कोई कंट्रोल ही नहीं होता था वाइसरॉय और उसके काउंसिल पे, उसके एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे। वो उनको जो मर्जी होता था वो कर सकते थे। और जो डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स था ना ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में, उससे भी इंडियन सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उन्होंने रिजर्व्ड में इंपॉर्टेंट वाले सब्जेक्ट्स रिजर्व्ड में रखे थे और ट्रांसफर्ड में वो मामूली वाले रखे थे। ठीक है,
और किस प्रोविंस में कितनी सीट्स होंगी वो इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविंसेस पे डिपेंड करता था। ऐसे नहीं कि इक्वल रखेंगे या पॉपुलेशन के बेसिस पे रखेंगे। जैसे इन्होंने इरिगेशन या ऐसे कुछ रखे थे ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में, लेकिन फंड्स जो है फाइनेंस वो इन्होंने रिजर्व्ड में रखा था। अब फाइनेंस के बगैर ये करते क्या, क्योंकि अगर आपको कोई काम करना है आपको फाइनेंसेस होना आपके साथ होना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिखाई जब ये 1919 एक्ट लाया गया, तो कांग्रेस ने क्या रिएक्शन दिखाई। कांग्रेस मिला स्पेशल सेशन में अगस्त 1918 में। कांग्रेस मेट इन अ स्पेशल सेशन इन अगस्त 1918 एट मुंबई, कहाँ पे, मुंबई में, और प्रेजाइड कर रहा था अंडर हसन इमाम्स प्रेसिडेंसी एंड डिक्लेयर्ड रिफॉर्म्स टू बी डिसअपॉइंटिंग एंड अनसेटिस्फैक्टरी। तो बेसिकली ये जो 1917 ये मोटेगो रिफॉर्म्स होते थे ना, उसी के बेस पे एक्ट बनाया गया। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो स्पेशल सेशन में मिला मुंबई में, उसमें जो प्रेसिडेंट था वो हसन इमाम था। उन्होंने बोला कि ये जो रिफॉर्म्स है ये डिसअपॉइंटिंग है और अनसेटिस्फैक्टरी है। और बाल गंगाधर तिलक ने क्या बोला, द मोटेगो रिफॉर्म्स वर टर्म्ड अनवर्थी एंड डिसअपॉइंटिंग ए सनलेस डॉन, कि मतलब सूरज के बगैर अगर हम बोलेंगे कि सुबह हो गई है तो इट्स अ सनलेस डॉन। ये किसने बोला, ये तिलक ने बोला, आपको ये याद रखना है। तो अनवर्थी एंड डिसअपॉइंटिंग अ सनलेस डॉन बाय तिलक। Even Annie Besant found them unworthy of England to offer and India to accept. Annie Besant ही ने ही जोर किया था इस रिफॉर्म के लिए, लेकिन उन्होंने भी बोला कि ये ब्रिटिशर्स को ये शोभा नहीं दे रहा था ऐसा रिफॉर्म देना, और इंडियंस को ये एक्सेप्ट भी नहीं करने चाहिए, राइट। तो इसके बाद मेकिंग ऑफ गांधी। तो अब यहाँ से शुरू होता है कि जब गांधी जी इंडिया में आए। अर्ली करियर एंड एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इन साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली स्टार्टिंग में अगर हम गांधी जी की बात करेंगे, जब यहाँ पे मॉडरेट्स का दौर था या जहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का दौर था, तो गांधी जी उस टाइम पे कहाँ थे, ये साउथ अफ्रीका में थे। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। जो गांधी जी है वो कब पैदा हो गए थे, 2 अक्टूबर को 1869 को पैदा हुए थे इन पोरबंदर इन प्रिंसी स्टेट ऑफ कैथीवार गुजरात। ये पोरबंदर में कैथीवार गुजरात में स्टार्ट हुआ था, प्रिंसी स्टेट में ये सॉरी पैदा हुए थे कौन, गांधी जी। किस स्टेट में, गुजरात स्टेट में, राइट। हैविंग स्टडीड लॉ इन इंग्लैंड, गांधी जी ने लॉ की तालीम पढ़ी थी कहाँ पे, इंग्लैंड में से इन्होंने लॉ पढ़ा था। गांधी इन 1898 वेंट टू साउथ अफ्रीका, और 1898 में कहाँ गए, ये साउथ अफ्रीका गए। ही स्टेड देयर टिल 1914 आफ्टर विच ही रिटर्न टू इंडिया। तो जब ये साउथ अफ्रीका गए फिर ये 1914 तक वहाँ रहे और उसके बाद ये इंडिया वापस आए। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कराती हूँ। महात्मा गांधी जो है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में पैदा हुए, कैथवार गुजरात में। उन्होंने लॉ पढ़ा था इंग्लैंड में, और उसके बाद 1898 में गांधी जी साउथ अफ्रीका गए और वहाँ पे वो 1914 तक रहे, और 1914 वहाँ साउथ अफ्रीका में रहने के बाद वो वापस इंडिया आए। द इंडियंस इन साउथ अफ्रीका कंसिस्टेड ऑफ 3 कैटेगरीज, और वहाँ पे साउथ अफ्रीका में भी बहुत सारे इंडियंस होते थे, और वो 3 कैटेगरीज में हम उनको डालते हैं। 1 द इंडेंचर्ड इंडियन लेबर, 2 द मर्चेंट्स एंड 3 द एक्स इंडेंचर्ड लेबरर्स। एक क्लास वो था जो वहाँ काम करने के लिए गए थे बड़े बड़े प्लांटेशंस में, वहाँ वो भी ब्रिटिश कॉलोनीज थी ना वहाँ पे, तो वहाँ पे काम करने गए थे। दूसरे जो कारोबारी लोग थे, जो मर्चेंट क्लास था, वो गए थे। तीसरे जो पहले काम करने गए थे लेकिन फिर वो मतलब रिटायर हो गए थे, फिर लेकिन वो फिर वहीं पे सेटल डाउन हो गए। तो ये 3 तरह के इंडियंस वहाँ पे रहते थे, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में, राइट। ओके, मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल, वहाँ पे इनका मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। किनका, गांधी का। कब से, 1894 से लेके 1906 तक वहाँ पे इनका मॉडरेट फेज ऑफ स्ट्रगल रहा, कहाँ पे, साउथ अफ्रीका में। कब से, 1894 से लेके 1906 तक। To unite different sections of Indians, Gandhi set up Natal Indian Congress and started paper Indian Opinion.
इंडिया के डिफरेंट सेक्शंस को यूनाइट करने के लिए गांधी ने क्या किया था, नेटल इंडियन कांग्रेस को बनाया था और एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था, इंडियन ओपिनियन स्टार्ट किया था। शाबाश। गांधी ने क्या सेटअप किया था, नेटल इंडियन कांग्रेस, राइट, एंड स्टार्टेड अ पेपर इंडियन ओपिनियन ने स्टार्ट किया था, न्यूज़पेपर। तो हमने क्या देखा, पहला गांधी जी का वहाँ साउथ अफ्रीका में क्या था, मॉडरेट फेज था 1894 से लेके 1906 तक। और इस फेज में इसने क्या किया, जो डिफरेंट सेक्शंस ऑफ इंडियंस वहाँ पे रहते हैं उनको मिलाना, इसने क्या सेटअप किया, नेटल इंडियन कांग्रेस, और वहाँ पे एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया, इंडियन ओपिनियन, क्योंकि कभी ये क्वेश्चन आता है गांधी जी का ऐसा न्यूज़पेपर जो इन्हें साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया, ठीक है। तो इसके बाद, इस मॉडरेट फेज के बाद एक और फेज आया जिसको हम बोलते हैं फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह फेज, वो कब आया, 1906 से लेके 1914 तक, ठीक है। फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह फेज कब आया, 1906 से लेके 1914 तक था फेज ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस और सत्याग्रह फेज। The second phase, which began in 1906, was characterized by the use of method of passive resistance or civil disobedience, which गांधी जी named सत्याग्रह। कभी कभी ये क्वेश्चन भी आता है, जो गांधी जी का एक तरीका था सत्याग्रह, ये कहाँ पे उन्होंने डिस्कवर किया था, ये बेसिकली गांधी जी ने सत्याग्रह वाला जो है ये साउथ अफ्रीका में स्टार्ट किया था। इसको पैसिव रेजिस्टेंस भी या सिविल डिसोबीडियंस भी हम जो है कहते हैं, राइट। और 1906 में इन्होंने ये वाला स्ट्रैटेजी अपनाई थी, इसको हम सिविल डिसोबीडियंस भी बोलते हैं। Satyagraha against registration certificates 1906, Gandhi ji formed the passive resistance association to conduct the campaign of defying the law and suffering all the penalties. Thus was born Satyagraha, devotion to truth, the technique resisting adversities without violence. Basically सत्याग्रह का एक और मतलब क्या है, डिवोशन टू ट्रूथ, सच का साथ देना, ठीक है। मतलब कि जो भी आपको वहाँ से कुछ आपके साथ बुरा कर रहा है उसको रेजिस्ट करना, लेकिन वायलेंस क्रिएट नहीं करना। ये नहीं कि आप यहाँ से उसको मारोगे, बस उसका मतलब उसको रेजिस्ट करना। इन्होंने क्या किया था, देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किसके अगेंस्ट किया, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स, क्योंकि वहाँ पे उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स मांगते थे साउथ अफ्रीका में इंडियंस को। तो इन्होंने बोला कि हम नहीं देंगे, चाहे आप हम पे कितनी भी पेनल्टीज लगाओ। इन्हें सब इंडियंस को बोला वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने से इनकार करो, चाहे पेनल्टीज ही क्यों ना देने पड़ी। हम यहाँ से कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करेंगे, हम सत्याग्रह वाला तरीका अपनाएंगे, डिवोशन टू ट्रूथ, राइट। दूसरा campaign against restrictions on Indian migration. The earlier campaign was widened to include protest against the new legislation imposing restrictions on Indian migrations. Indians को साउथ अफ्रीका में एक सिटी से दूसरी सिटी माइग्रेट नहीं करने देते थे, तो इसके खिलाफ भी कैंपेन चलाई गांधी जी ने, और जो ऑलरेडी वहाँ पे कैंपेन चली थी उसको और बढ़ाया और बोला कि इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करो, जो ये नई लेजिस्लेशन ने निकाली है। इसके बाद कैंपेन अगेंस्ट पोल टैक्स एंड इनवैलिडेशन ऑफ इंडियन मैरिजेस। तो इसके बाद इन्होंने क्या बोला था, वहाँ पे एक पोल टैक्स लगाया था, और जो इंडियन मैरिजेस, जो भी वहाँ पे कपल्स थे, हिंदुस्तानी कपल्स, उनको बताया गया था कि अगर आपने हिंदुस्तानी तरीके से शादी की है, उस हिसाब से आप जो है इलीगल हो, वो हम नहीं मानेंगे वो शादी, आपको हमारे तरीके से या क्रिश्चियन तरीके से शादी करनी है, इंडियन मैरिजेस को हम इनवैलिडेट करते हैं, और पोल टैक्स लगाया था। तो इसके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। Protest against the Transvaal Immigration Act. The Indians protested the Transvaal Immigration Act by illegally migrating from Natal to the Transvaal. तो एक ट्रांसवाल एक जगह है, वहाँ उनको नहीं आने देते थे, तो इन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया, इन्होंने कोई वायलेंस क्रिएट नहीं की, लेकिन ये नेटल से ट्रांसवाल गए, इन्होंने बोला कि हमें आता है लॉ को तोड़ना, हम जाएंगे। इवन द वाइसराय लॉर्ड हर्डिंग कंडेम्ड द रिप्रेशन एंड कॉल्ड फॉर एन इम्पेरियल इंक्वायरी, क्योंकि वो भी ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, तो लॉर्ड हर्डिंग जो उस टाइम वाइसराय था यहाँ पे, उसने भी बोला कि ये बहुत ज़्यादती हो रही है और एक इंक्वायरी बिठानी चाहिए इसके खिलाफ। तो आपको समझ आया होगा कि साउथ अफ्रीका में पहले गांधी ने क्या काम किया और वहाँ पे क्या क्या इश्यूज़ थे। पोल टैक्स लगाया गया था, इंडियन मैरिजेस को इनवैलिडेट किया गया था, ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट लाया गया था, इनको इमिग्रेट नहीं करने देते थे। अच्छा, वहाँ पे इंडियन माइग्रेशन पे बैन थी, वहाँ पे जो है
इनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने पड़ते थे, और वहाँ पे ही गांधी जी ने जो है सत्याग्रह स्टार्ट किया, डिवोशन टू ट्रुथ, सच का साथ देना नो मैटर व्हाट, और विदाउट वायलेंस सच का साथ देना, यहाँ से कोई वायलेंस क्रिएट नहीं करना। और हमने ये भी देखा 2 फेजेस में महात्मा गांधी ने वहाँ काम किया, मॉडरेट फेज और दूसरा पैसिव रेजिस्टेंस वाला फेज। उसके बाद कंप्रोमाइज सोल्यूशन, तो उनने भी बोला कि अब गवर्नमेंट को भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब जाके सोल्यूशन निकलेगा इस प्रॉब्लम का, इस प्रोटेस्ट का। गांधी जी एक्सपीरियंस इन साउथ अफ्रीका, गांधी जी ने क्या क्या एक्सपीरियंस किया साउथ अफ्रीका में। गांधी जी फाउंड दैट द मासेस हैड इमेंस कैपेसिटी टू पार्टिसिपेट इन एंड सेक्रीफाइस फॉर अ कॉज दैट मूव्ड देम। गांधी जी ने सबसे पहला लेसन वहाँ पे क्या सीखा कि लोग जो होते हैं, आम लोग, मासेस, उनमें बहुत ताकत होती है, अगर उनको यूज़ किया जाए, उनकी एनर्जी को यूज़ किया जाए तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। ही वॉज एबल टू यूनाइट इंडियंस बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजन एंड क्लास एंड मैन एंड वुमेन अलाइक अंडर हिज लीडरशिप। और उसने क्या दूसरा उसने क्या किया वहाँ पे, उसने डिफरेंट रिलीजन्स के लोग, डिफरेंट जेंडर्स के लोगों को एक साथ लाया, वहाँ पे मुस्लिम्स, हिंदू, सिख्स को लाया, और मैन और वुमेन को एक साथ लाया अपनी लीडरशिप में। ही ऑल्सो केम टू रियलाइज दैट एट टाइम्स द लीडर्स हैव टू टेक डिसीजंस अनपॉपुलर विद देयर एंथुसियास्टिक सपोर्टर्स। और उसने ये भी तीसरा लेसन सीखा कि कभी कभी आपको सपोर्टर्स बोलेंगे हमें वो करना है, हम इनको आग लगाएंगे, हम उनको ये करेंगे, हम तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन कभी कभी उनके खिलाफ जाके भी कुछ डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए सही होते हैं। ही वॉज एबल टू इवॉल्व हिज ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स एंड न्यू टेक्निक ऑफ स्ट्रगल ऑन अ लिमिटेड स्केल अनट्रैम्पल्ड बाय द अपोजिशन ऑफ कंटेंटिंग पॉलिटिकल करंट्स। और चौथा ये था कि उसने एक अपना एक स्टाइल निकाला लीडरशिप का, जैसे कि सत्याग्रह वाला, ठीक है, जिससे कि अपोनेंट आपको कुछ कर भी नहीं सकता है, लेकिन आप उसको लॉज को फिर भी डिफाई कर रहे हैं। तो उसने एक अपना एक ओन स्टाइल ऑफ लीडरशिप एंड पॉलिटिक्स या नई टेक्निक्स जो है निकाली। ठीक है, गांधी जी टेक्निक ऑफ सत्याग्रह हम दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का लेक्चर पूरी तरह से समझ आया होगा, क्योंकि हम कहाँ पे पहुँचे अभी, हम अब गांधीयन फेज पढ़ रहे हैं कि इमरजेंस ऑफ गांधी इन इंडिया। उससे पहले हमें इसमें था कि 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, वो एक्ट में आपको इन डिटेल पढ़ाऊंगी डिफरेंट लेक्चर में भी, लेकिन मेन चीज़ें मैंने आपको बोली, जैसे कि उस एक्ट के द्वारा डायरकी लाई गई, उसमें रिजर्व सब्जेक्ट्स, ट्रांसफर सब्जेक्ट्स रखे गए, उसमें बोला गया कि आउट ऑफ 8 वाइसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल 3 शुड बी इंडियन, ठीक है, और वुमेन को राइट टू वोट दिया गया, कम पॉपुलेशन को लेकर राइट टू वोट था, उसमें बाइकैमरलिज्म लाया गया, 2 हाउसेस बनाए गए, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ उसमें लाई गई, लेकिन इंडियन सेटिस्फाई नहीं हुए थे, क्योंकि उसमें जो है पावर कम था, और वहाँ पे ज़्यादातर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को रिजर्व सब्जेक्ट्स रखा गया था, डायरकी लाई गई थी, उसमें लिमिटेड पॉपुलेशन को वोटिंग राइट था। तो बहुत सारी चीज़ें इश्यूज उसमें भी थे, और वो जस्ट अ कैरेट था, और सिटिक एज अ रोलआउट लॉ आया, और वो रोलआउट एक्ट क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड यस डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कैसी लग रही है, एंड माई बेस्ट विशेस आर विद यू।